हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और क्लास 9th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.5 पे हम आ चुके हैं। ओके गाइस, तो एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 मैंने शीट्स पे सॉल्व किए थे क्योंकि लंबे लंबे एक्सरसाइजेस थे। बट एक्सरसाइज 1.5 जो है थोड़ा क्वेश्चंस भले उसमें है लेकिन इतना लंबा नहीं है वो। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है उसमें जो आइडिया यूज हो रहा है ना गाइस, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसको मैं आपको बहुत ही पहले ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करना चाहता हूं इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल्स को करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं किसी भी एक्सरसाइज के। गाइस उसके पीछे जो आइडिया छुपा होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आइडिया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का, ये इस दुनिया का सबसे बेस्ट आइडियाज में से एक है गाइस, जो आपके लाइफ टाइम में हर क्वेश्चंस में छुपी हुई रहने वाली है आने वाले कल में, जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो, स्पेशली क्लास 11th और 12th की बात कर रहा हूं मैं। ओके, सो यहां पे है आपका न्यू टेक्स्ट बुक के रेस्पेक्ट में एक्सरसाइज 1.5 और उसके पीछे जो आइडिया है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, जिसको अभी हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं पहले इस आइडिया को और फिर धनाधन न्यूमेरिकल्स भी कर देंगे हम इस एक्सरसाइज का, और हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, एक्सपोनेंट्स क्या होता है वो देख लो पहले। सो गाइस कोई भी जैसे कोई नंबर है, जैसे 16 है। ओके, अगर मैं इस 16 को फैक्टराइज करूं तो 2 8 2 4 2 2 2 1, आप देख रहे हो कितने टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन आया है, 4 टाइम्स। सो यानी गाइस मैं 16 को ना 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, या फिर 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूं। ये है ओवरऑल कलेक्शन हमारे लॉ एक्सपोनेंट्स के आइडिया का। सो गाइस जो कुछ भी ये बेस में है ना, इसको बेस कहते हैं गाइस। जो कुछ भी ये मल्टीप्लाई आपस में हो रहा होता है उसको बेस कहते हैं, और जो उसके सर के ऊपर लगा हुआ होता है उसको हम पावर कहते हैं। ओके, पावर अगर 1 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे 3 है, हमेशा इसके पावर में 1 है पर हमको वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। पावर में 2 है तो इसको इंग्लिश में एक नया टर्म है स्क्वायर। ओके, हम उसको बोलेंगे 3 का स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि 3 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगा। आई एम सॉरी, 2 से नहीं होगा गाइस, 2 बार होगा। ठीक है, फिर एक और एक टर्म है क्यूब, जैसे 4 के पावर में 3 है, अगर पावर में 3 होगा तो उसका भी नाम क्यूब है। और बाकी सब के लिए आपको 2 द पावर बोलना पड़ेगा। ओके, अगर पावर में 2 है तो स्क्वायर बोलना पड़ेगा, पावर में 3 है तो क्यूब बोलना पड़ेगा, और अगर पावर में 3 से ज्यादा है, ओके, पावर में अगर 3 से ज्यादा है तो हम उसको टर्म्स उन्हीं नंबर्स के साथ बोल देंगे कि 2 द पावर 4 और 5, जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है। सो गाइस ये तो कुछ बात हो गई हमारे, ये हो गया बेस, ये हो गया पावर। ओके, और ये है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इसको लंबा एक्सपोनेंट एक्सपैंड करके फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ है पूरे कलेक्शन को। और यही अब गाइस इसको ना मैनेज कैसे करना है। अगर एक सिंगल टर्म है तो टेंशन नहीं है आपको। ओके, जैसे ये एक सिंगल टर्म था तो यहां पे टेंशन नहीं है। लॉस कब अप्लाई होते हैं, जब आपके पास डबल टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, पावर के पावर में होंगे, ऐसा कुछ केसेस आएंगे। तो आओ जरा सा उन केसेस को अब हम समझते हैं। आई होप सो गाइस वो बेसिक जो बात थी वो बता दी मैंने कि ये पावर होता है, पावर में 1 होगा तो हम उसको लिखते नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं। 2 होगा उसको स्क्वायर बोलेंगे, पावर में 3 होगा तो क्यूब बोलेंगे। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और इसको हम 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, जिसमें जो सर पे होता है उसको पावर और जो नीचे होता है उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं लॉस के ऊपर। ओके, सो फर्स्ट लॉ क्या है गाइज, आपका मालूम है? फर्स्ट लॉ ये है, अगर a टू द पावर m है मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n है। ठीक है, जैसे कोई नंबर है उसके पावर में कुछ है और फिर वही मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ये केस मल्टीप्लिकेशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके भी पावर में कुछ है ना गाइस, सो इसको हम a टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। समझ रहे हो? और ये है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का फर्स्ट लॉ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लॉ है गाइस। आओ इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आइडिया एकदम क्लियर हो जाए। जैसे 2 टू द पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4 है। आप ध्यान दे रहे हो, बेस सेम है एकदम, और केस मल्टीप्लाई में भी है। अगर प्लस होगा तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। सो गाइस यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है केस, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे सेम बेस के ऊपर। सो गाइस ये हमारा बेस सेम रह जाएगा, देख रहे हो आप यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे सर पे लिख देंगे 3 + 4, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7।
ओके सो गाइज ये आपका फर्स्ट लॉ था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का, और ऐसी ही कुछ कंडीशंस पे आपका पूरा एक्सरसाइज ही लागू है। और केस और एग्जांपल ले लो एक आध, चलो देख लो। 3 टू द पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 5 है, सो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 8। जो भी इसका आंसर है हम निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। अगर कहीं नेगेटिव होगा तो जो ऑब्वियसली हम यहाँ पे नेगेटिव साइंस यूज करेंगे। अभी फिलहाल नेगेटिव वाले केसेस नहीं आए हैं, बट नेगेटिव भी आएंगे तो आप जबरदस्ती उनको प्लस नहीं करो। जैसे यहाँ पे -3 होता था तो यहाँ पे भी आप -3 लगाते थे और तब आपका -3 + 5 + 2 में आंसर आ जाता था। ओके, सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं गाइस। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ गाइस, अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला केस था तो अभी डिवाइड वाला केस देख लेते हैं। अगर a टू द पावर m है और डिवाइड में a टू द पावर n है, सो गाइस ये केस क्या हो जाएगा, a हमारा ऐसे ही रहेगा बेस में जो है, और नीचे वाले फैक्टर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस वाली चीज इस फैक्टर के इस पावर के साथ नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। अगर इस m को आप नीचे लाते थे तो a 1/a टू द पावर n - m हो जाता था। तो हम बेसिकली जनरली नीचे वाले को ऊपर लेके जाते हैं। सो गाइज ये आपका सेकंड लॉ है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, ये दोनों एग्जांपल्स इसके लिए थे। अब जरा अब ये वाला केस जरा देखो। सेकंड वाले केस के लिए जो एग्जांपल्स है हमारे पास वो क्या है, जैसे 3 टू द पावर 5 है अपॉन 3 स्क्वायर है, सो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5, नीचे वाली जो 2 है वो नेगेटिव हो जाएगा ऊपर जाके, और ये हो जाएगा 3 क्यूब, और 3 क्यूब का आंसर जो भी आ जाए, 3 3 9 3 27। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ओके, 4 टू द पावर 3 है अपॉन 4 है, तो 4 है इसका मतलब पावर में 1 है, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब - 1, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, उसका आंसर हो जाएगा 16। और गाइज ये आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का सेकंड है, ठीक है। एक टॉपिक को मैं ना किसी दिन बहुत और एक्सपेंडेड वर्जन में बताऊंगा गाइज, क्योंकि ये बिल्कुल ही एकदम रिवर्स कॉन्सेप्ट है आपके लॉगरिथम्स का, और लॉगरिथम्स मैथमेटिक्स की जड़ है जड़। तो इस चैप्टर को अगर आप समझे रहोगे तो उस जड़ को समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। सो ये पावर ये 4 के लिए था, तो मैं यहां पावर लिख देता हूं क्योंकि यहां स्पेस चाहिए। थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं गाइस। थर्ड केस क्या हो सकता है आपके सामने? थर्ड आप देखो गाइस, ये वाला केस क्या था, बेस सेम है पावर डिफरेंट है। पावर भी सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो ऐड ही हो जाएंगे गाइस, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, यहाँ पे भी 2 टू द पावर 3 होता था, तो 2 टू द पावर 3 + 3 हम 6 कर लेते थे उसको। अब यहाँ पे गाइस एक देखो नया केस आ रहा है। क्या आ रहा है कि a टू द पावर m है मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m है, यानी अब बेस डिफरेंट है लेकिन केस मल्टीप्लिकेशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है केस। अब बेस सेम है, सॉरी बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है गाइस। सो ऐसे कंडीशन में हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक मतलब जो कॉमन पावर है उसको लगा देते हैं। समझ रहे हो? हाँ, ये दोनों एग्जांपल्स गाइस इसके थे। थोड़ा सा इसका एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे गाइस, जैसे देखो 3 टू द पावर 5 है मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 5 है। आप क्या देख रहे हो कि बेस डिफरेंट है, ओके, मगर पावर सेम है हमारा। सो अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो 3 × 2 टू द पावर 5, और ये हो जाएगा 6 टू द पावर 5। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं गाइस इस वाले केस का। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे देखो 4 टू द पावर 8 है मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 8 है। क्या केस है यहाँ पे, बेस डिफरेंट है, देखो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर इक्वल है या सेम है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर जो है कॉमन पावर को लिख देते हैं 4 3 12 12 टू द पावर 8। और गाइस ऐसे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये ना एकदम सिंपल सा, ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल्स में भी टेक्स्ट बुक में भी है, बट अभी हम इस आइडिया को पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूमेरिकल हमारे लिए कोई चैलेंजिंग काम नहीं होगा इसके बाद। और ये गाइस आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का थर्ड लॉ था। और अब हम बात करने जा रहे हैं गाइस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के फोर्थ लॉ के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वापस से बाकियों की तरह। अब क्या हो सकता है गाइस, आपके पावर के भी पावर हो सकता है, ठीक है। एक पावर ऑलरेडी कुछ गिवन है, अगर उसके भी सर पे एक पावर लगा हुआ है, ठीक है। सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n, इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का एक हिस्सा है, ठीक है। अब जरा इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो 3 टू द पावर 3 स्क्वायर है और इस पूरे के पावर में भी क्यूब है,
ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 के पावर में एक पावर था, हाँ 3 टू द पावर 2 था, यानी 3 स्क्वायर था। अब इसके भी पावर में एक 3 लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बेस हमारा ऐसे ही रहेगा और जो भी पावर के पावर में है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 6, और फिर आप उसका वहां से आंसर आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, सिग्नेचर चेंज होंगे डेफिनेटली गाइस, तो हमारे बेसिक अलजेब्रा परफॉर्म होते रहेंगे। क्लास 9th का टॉपिक है तो मैं वहां लेके जाने नहीं चाहता हूं मैटर को। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 4 टू द पावर 3 है और उसके पावर में 5 है। ओके, सो पावर के पावर में है, बेस हमारा 4 है, रहने देंगे, और ये पावर के पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हो जाएगा 4 टू द पावर 15। और ये गाइस आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ कंपोनेंट्स मैंने शॉर्ट में प्रिसाइसली बता दिए हैं। आगे जरूरत पड़ेगी इन टॉपिक्स की तो और ब्रीफली मैं इसको एक्सप्लोर कर दूंगा। ठीक है, अभी हमारा मकसद है क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 और उसके लिए इतना बेसिक इंफॉर्मेशन काफी है। अब बात हम करेंगे गाइस यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात की जो जनरली स्कूल्स में ना मिस हो जाती है, टीचर्स लोग इतना डेप्थ में इसको नहीं बताते हैं, तो मैं अब ये बेसिक वाली जो बहुत छोटी सी बात थी उसको जरा मिटाना चाहता हूं और आपको कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज बता दूं जो आपके बहुत काम आने वाली है इस एक्सरसाइज में भी और जिंदगी भर में भी। ठीक है, और वो बात ये है ना गाइस, देखो ये 4 लॉ तो एकदम बेसिक लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के। तो एक और बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट बात है ना जो जरा छुप गई होती है, जब पावर्स ना आपके गाइस फ्रैक्शन में होंगे, जब पावर्स आपके फ्रैक्शन में होंगे ना, तो ये बात बहुत लोगों के समझ में नहीं आती है, तो जरा आओ उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। जैसे गाइस देखो फर्स्ट केस है आपका, अगर a टू द पावर 1/2 है, अब ये कितना है, तो गाइज ये 1/2 सिग्निफाई करता है स्क्वायर रूट को, और ये सॉरी 2 नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये हाफ किसको सिग्निफाई कर रहा है गाइज, स्क्वायर रूट को। तो ऐसे ही गाइज ना हमारा अगर a टू द पावर 1/3 है, पावर में अगर 1/3 है तो ये आपके क्यूब रूट को डिफाइन कर रहा है गाइज, इसका 3rd रूट निकालना पड़ेगा आपको आंसर का। समझ गए? अब इसका एग्जांपल देखता हूं, यहाँ पे पैरेलल में एग्जांपल ले लो एक। ठीक है, सो अगर यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है 4 के पावर हाफ, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, खत्म हो गया केस। इसका एग्जांपल लेता हूं, जैसे 27 के पावर में 1/3, यानी 27 के पावर में 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ 27। ओके, और 27 का क्यूब रूट होता है 3 गाइस। आप 27 को फैक्टराइज करोगे तो 3 की जोड़ी 3 बार बनेगी। सो ये केसेस को भी बहुत ही मतलब नाजुक तरीके से स्कूल में ले लिया जाता है, तो मैं ये एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर पावर में हाफ या 1/3 है तो वो हाफ स्क्वायर रूट को डिफाइन कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और 1/3 क्यूब रूट को डिफाइन कर रहा होता है या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब थोड़ा सा केसेस को और एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या हो सकता है हमारे पास। ठीक है, और गाइस अब एक लास्ट बात बचती है आपकी कि a के पावर में मान लो कुछ और अब रैंडम स्क्वायर फ्रैक्शंस है। ओके, कुछ भी फ्रैक्शन हो जाए, एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा स्पेशली। ठीक है, न्यूमरेटर अगर 1 है तो ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर में है वो उसका उतवा रूट होगा। अगर यहाँ पे 1/4 होगा ना तो वो a का 4th रूट हो जाएगा गाइस, समझे? और डिनोमिनेटर अगर 1 है तो जाहिर सी बात है जो कुछ भी ऊपर है वो उसका उतना टाइम्स पावर है। लेकिन अगर हम जर्नल फ्रैक्शंस के बारे में बात करेगा, जैसे a टू द पावर 3/4 है, तो इसका मतलब क्या है, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। आई एम वेरी सॉरी गाइस, थोड़ा हमारा लोगो गिर गया। सो गाइस इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, इसका मतलब होता है गाइस कि जो भी न्यूमरेटर में है ना, जो कुछ भी न्यूमरेटर में है, ठीक है, जो कुछ भी न्यूमरेटर में है वो उतना टाइम्स उसका पावर होगा। ठीक है, और जो कुछ भी डिनोमिनेटर है वो उसका रूट होगा। यहाँ पे 4th रूट निकालेंगे a³ का जो भी आंसर आएगा। समझ में आया? कुछ नहीं आया तो देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे अभी इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूं आपको। 27 टू द पावर 2/3 गाइस, ये एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में भी है, मतलब आपका न्यूमेरिकल में भी आएगा, लेकिन आइडिया को यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो बात समझिए। इसका क्या मतलब है कि 27 का जो भी स्क्वायर होगा उसका क्यूब रूट।
क्यों? डिनोमिनेटर में जो भी होगा वो उसका रूट होगा और न्यूमरेटर में उसका पावर होगा। सो गाइस इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे नहीं, ये बात मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है कि इसका मतलब ये होता है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई हम ना बहुत ही लॉजिकली करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे देखो 27 का इसका मतलब ये भी होता है गाइस कि जो कुछ भी 27 का क्यूब रूट होगा, जो कुछ भी 27 का क्यूब रूट होगा गाइस, उसका ही अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो वही आंसर यहां पे फिर से आएगा। ये दो तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती थी। यहाँ पे मैंने गाइस थोड़ा सा यहाँ पे मिस किया है। वो देखो ये क्या होगा मालूम है आपका कि जो कुछ भी फोर्थ रूट ऑफ ए आएगा ना, उसी का अगर आप क्यूब कर दोगे तो भी ये दोनों बात इक्वली रिप्रेजेंट कर रही है गाइस। और ये बात जनरली स्कूल्स में इतना लॉजिकली डिस्कस नहीं की जाती है। ओके, सो मैं यहाँ पे सब बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस अब सवाल उठता है कि हम तो सिंप्लीफाई कैसे करें, ठीक है। तो आप बताइए, मैं 27 का स्क्वायर निकाल के फिर उसका क्यूब रूट क्यों निकालूंगा, जब मुझको मालूम है कि 27 का क्यूब रूट 3 है। यानी पहले मैं 27 का क्यूब रूट निकाल दूंगा, तो 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। काम खत्म हो गया। तो मैं क्यों 27 का स्क्वायर निकालू और फिर उसका क्यूब निकालू, क्यूब रूट निकालू? कोई 27 का स्क्वायर कितना होगा? 729 होगा, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 729, और उसका क्यूब रूट कितना होगा? 9 आएगा। ये सब थोड़ा एक्सटेंडेड लेवल पे गाइस, आई होप सो समझ में आ रहा हो। समझ गए? तो ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि जो भी किसी भी बेस के मतलब पावर में जो फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं गाइस। या तो पहले हम उस नंबर का जो रूट है वो निकाल लें और बाद में पावर को, आंसर को निकालें। कभी कभी आप पहले पावर निकाल लो और फिर स्क्वायर फिर उसका रूट निकालो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने दोनों केसेस को सॉल्व किया। यहाँ पे क्या किया? पहले स्क्वायर निकाल दिया 27 का 729, और फिर उसका क्यूब रूट निकाला तो 9 आया। पर यहाँ क्या किया मैंने? यहाँ पे 27 का मैंने पहले क्यूब रूट निकाल दिया क्योंकि मेरे को वो सिंपल ज्यादा लग रहा था, और फिर जो भी आंसर आया, ठीक है, 27 का क्यूब रूट 3 आया, उसका स्क्वायर निकाला तो 9 आ गया आंसर। तो गाइस एक ये आपका टॉप क्लास प्रॉपर्टी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का, जो इतना जनरली आपको नहीं बताया जाता है, ठीक है। सो गाइस आए क्या? न्यूमेरिकल पे आए, एक्सरसाइज 1.5 पे आए। मतलब एक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज आपके सामने एक्सप्लेन की हुई है मैंने, ठीक है। इतना टेंशन, मतलब इतना सिंपली, इतना शॉर्ट में आपको ये प्रिसाइसली बता पाना किसी की भी बस का नहीं है। सो और न्यूमेरिकल्स में ले सकता था, और टॉपिक छोटे मोटे और भी कुछ है, जैसे एक एग्जांपल और फ्रैक्शन का ले लेता हूं। यही टॉपिक है जो डिफिकल्ट वाला है, बाकी कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बाकी चीजें समझ में आने लायक है। इसे कुछ भी है, a टू द पावर 7/6 है। इसका क्या मीनिंग है पहले ये आपका समझना जरूरी है। सो गाइस इसका मीनिंग ये है ना कि जो भी न्यूमरेटर में है उतना टाइम्स इसका पावर रहेगा, और जो भी डिनोमिनेटर में है उतना उसका रूट होगा। 6th रूट देखो आता नहीं है स्कूल्स में या एग्जाम्स में जनरली, ठीक है, बट आपको लॉजिक के लिए यहां समझना बहुत जरूरी है। या फिर मैं a का पहले 6th रूट निकाल लेता हूं और जो पूरा आंसर आएगा उसका 7 टाइम्स पावर कर दूंगा। ये है आपके थर्ड वाली चीज का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। और इसी के साथ मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट गाइस कंप्लीट हो गया है। अब मैं आ रहा हूं आपके एक्सरसाइज 1.5 पे, ठीक है, और यही बोर्ड पे करके उसको खत्म कर देते हैं। सो इसको पकड़े रहता हूं। आई होप सो गाइस सब मिटाना पड़ रहा है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, और एक्सरसाइज पे आते हैं झट से, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस। मैं न्यूमेरिकल खाली करना चाहूं तो ऐसे ही धड़ाक से करके आपके सामने रख दे सकता था, बट फिर मेरी वो आदत नहीं है गाइस। हाँ, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, एक्सरसाइज 1.5 को यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि वो लॉ सामने लिखे रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करते वक्त आसानी होगी। सो गाइस आगे हमारा क्या? एक्सरसाइज 1.5, और ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट एक्सरसाइज है गाइस, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो गाइज हम लोग धीरे धीरे फर्स्ट चैप्टर खत्म करने पे आए हैं। बहुत ही चैलेंजिंग है ये सब कुछ इंटरनेट पे अपलोड करना, इतना हल्के में मत लो ये सब कुछ। शूट करो, एडिट करो, अपलोड करो, बाप रे, ठीक है। सो वो लॉस लिख लेता हूँ फटाक से। क्या था लॉस? a to the power m multiply by a to the power n is equal to a to the power m plus n, ये फर्स्ट था। सेकंड, a to the power m डिवाइड by a to the power n is equal to a to the power m minus n। ओके, ब्रैकेट में लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा, लेकिन आपका आइडिया एकदम करेक्ट होना चाहिए आपने क्या लिखा है। थर्ड क्या है आपका? थर्ड क्या है गाइस कि बेस सेम है,
ठीक है, आई मीन सॉरी, पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m। सो ये बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर आपका सस्टेन रह जाएगा वहां पे। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात क्या थी, a टू द पावर m है, पावर की भी पावर में कुछ है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर्स। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी गाइज आपकी। ठीक है, और वन मोर कौन सा आता है सर, a to the power m upon n, then it is square root and और कुछ नहीं गाइस। ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ तो है, यही तो है वो। ठीक है, रिडक्शन। आप गाइस देखो, चाहे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाओ, सॉरी डिनोमिनेटर से नीचे लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको नीचे लाएंगे तो माइनस m इधर आ जाएगा, समझे। सो आई होप सो गाइस तुम लोग सुन रहे रहोगे। थोड़ा सा मैं कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, पूरा चीज यहाँ पे फोकस्ड हूँ। और आपका गाइस फिर वो जो पावर में होगा a टू द पावर हाफ होगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ a हो जाएगा, a टू द पावर 1/3 होगा तो ये क्यूब रूट ऑफ a हो जाएगा, और अगर a टू द पावर कोई भी रैंडम m/n है तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m। ठीक है, पावर रहेगा और इसका फिर nth स्क्वायर रूट निकालेंगे, या फिर क्या करेंगे, a टू द पावर m निकाल लेंगे, सॉरी, या फिर a का nth रूट निकाल लेंगे और फिर उसके पावर का m निकालेंगे। ठीक है, सो ये आपका 5th इंपॉर्टेंट था, 6th और ये 7। गाइज ये तीनों चीजें प्रॉपर्टी नहीं है, ये चीजें बेसिक चीजें हैं, प्रॉपर्टी तो ये 4 थी। ओके, एक्सरसाइज 1.5 पे आ रहे हैं गाइज, और हमारा 1.5 में 1.5 में गाइज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट में करके उड़ा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड। 3 क्वेश्चन हैं इसमें। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला है 64 टू द पावर हाफ। अब देखो आ गया कि नहीं यही वाली बात, हाँ तुमको लग रहा होगा कि वैसा मैं जबरदस्ती बता रहा था, देखो आ गया ये। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के जो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये सब तो इसका स्क्वायर रूट का आंसर 8 होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूं। 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। और गाइज यहां से हम पेयरिंग कर देंगे। ओके, सो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आंसर को, कोई बात नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6। सो गाइज हम पेयरिंग करेंगे और जितनी पेयरिंग बनेगी उतना हम ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। सो 3 पेयर्स बन रहे हैं। सो 64 टू द पावर हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 64 टू द पावर हाफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 भी लिख लो यार, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा आंसर आपका 8। ठीक है, 8 8 64 होता है कि नहीं, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। ये बात बहुत आसान है, लेकिन फिर भी इसको सिस्टमेटिकली आपको बुक्स में करके दिखानी है, क्योंकि एग्जाम्स में मार्क्स चाहिए आपको। डायरेक्टली आप यहाँ पे 8 लिख दोगे तो आपको फिर 2 मार्क्स में से कोई भी टीचर हाफ दे सकता है या 1 दे सकता है या 0 भी दे सकता है, क्योंकि अभी आपको ये बेसिक चीजें करके दिखानी है। और गाइस अब हम आते हैं सेकंड वाले केस पे। और ऐसे गाइस मैं अनलिमिटेड 50-100 क्वेश्चन भी दे दूं ना तो आपका कुछ भी मतलब मेंटली आपको चेंज नहीं होना है, आइडिया एकदम सेम रहने वाला है। सेकंड क्या है, 32 के पावर में 1/5। अब गाइस देखो ये कौन सा वाला केस हो गया है कि अगर 1 जितना भी, अगर न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है तो उतनावा रूट है 32 का। इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब हम इसको 2 केसेस में लिख सकते थे। कैसा कि भाई 32 के पावर में 1 और उसका 5th रूट, ठीक है, या फिर 32 का 5th रूट और उसके पावर में 1। तो पावर में 1 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं सारी बात बता रहा हूं गाइस, मैं इसका फट से आंसर आपको बोल सकता हूं 2 आने वाला है, लेकिन 5th रूट निकालना है हमको। ऐसा क्या निकालना है, दोनों ही केस में 5th रूट निकालना है। ओके, सो जर्नली ये चीज सिर्फ इतनी सी होगी क्योंकि पावर में 1 था। अगर पावर में 1 2 होता था तो हमको और भी चीजें लिखनी पड़ती थी। अब हम इसका 5th रूट कैसे निकालेंगे, और इसका मतलब क्या होता है, अरे भाई 32 को फैक्टराइज करेंगे और 5 का जोड़ी बनाएंगे, समझ रहे हो, जोड़ी मतलब 2 नहीं, 5 का ऐसा लड़ी बनाएंगे। तो क्यों, क्योंकि 5th रूट निकालना है। अगर 4th रूट निकालना होता तो 4 का लेते थे हम लोग। सो 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। ओके, सो आप देख रहे हो 5 टाइम्स कितना आया, 2 आया है। सो मैं इसको लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 5th रूट ऑफ 32
फिफ्थ रूट ऑफ 32 इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, सो 5 टाइम्स आया है तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। सो ये हो जाएगा 32 के पावर में 1/5 इज इक्वल टू 2। ओके, सो गाइज ये दोनों आंसर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। और फाइनली गाइज इस थर्ड क्वेश्चन भी है इसका, तो जरा थर्ड को भी देख लेते हैं। और रजिश चेक वेदर इज कमिंग और नॉट। 120 के पावर 5 के पावर में 125 के पावर में 1/3 है, यानी क्या है, ये क्यूब रूट का केस है। समझ रहे हो, ये क्यूब रूट का केस है गाइस। और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, फिर से हम 125 को फैक्टराइज करेंगे और 3 की जोड़ी बना देंगे। तो आपको ये तीनों ही बातें एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। क्यूब रूट ऑफ 125, अब मैं 125 को फैक्टराइज करूंगा। 2 से हो रहा है डिवाइड, नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐड करने पे 8 आ रहा है। 5 से होगा, 5 20 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, तो 3 की जोड़ी बनाई। सो हम इसको यहां लिख सकते हैं गाइस, 125 के पावर में 1/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5। ये सब ज्यादा जबरदस्ती लिख दे रहा होगा इस, ताकि आप ये आपके खून में समा जाए। इतना ज्यादा मेरे को तामझाम लिखने की जरूरत नहीं थी। और फाइनली गाइस मैं लिख सकता हूं 125 के पावर में 1/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि 3 की जोड़ी मुझको बनानी थी। और इसी के साथ गाइस क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन मैंने जो टेक्स्ट बुक में है वो सॉल्व कर दिया है। और पैरेलल में से मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए थे जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये तीनों क्वेश्चंस किसके ऊपर डिपेंड थे गाइस? देखो, ये प्रिंसिपल पे, और इसी के लिए मैंने उसको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है। अब आते हैं गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसमें फिर से आपको इस प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस बेस्ड है। देखो, इस वाले पे क्वेश्चन नंबर 2 में, और थर्ड में आपका ये चारों प्रॉपर्टीज का एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है बस। तो फिर भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है भाई वो आपकी पूरी कर देते हैं टेक्स्ट बुक के रिस्पेक्ट में। कभी लाइव आएंगे तो देखना फिर क्या धनाधन बताता हूँ ये चीजें, ऐसे 10-10 20-20 एग्जांपल्स। ठीक है, अभी इसमें क्या बहुत चैलेंजिंग है ना, वीडियो अपलोड करो, शूट करो, एडिट करो, बाप रे। तो प्लीज पहले भी हम आइडिया को समझो, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो। एक दिन हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए लाइव स्ट्रीम लेके आ जाएंगे और वहां पे आपके लिए अंधाधुन क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। सो गाइज हमारे 2nd पे आ गए हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 के। और आपको फिर से फाइंड करना है 4 चीजों का वैल्यूज। फर्स्ट है आपका 9 के पावर में 3/2। ओके, फर्स्ट है आपका क्या, 9 के पावर में 3/2। अब गाइस देखो, एकदम 7th वाले प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है ये। ठीक है, 9 है, उसके पावर देखो गाइस, इसको लेके कंफ्यूज मत होना, ये एकदम बिल्कुल ऐसे ही है, 9 3/2। ओके, थोड़ा सा स्पेस को सेटल करने के लिए मैंने उसको ऐसा थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, जो 9 है ना, ये 9 का क्यूब है और फिर जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, या फिर 9 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और फिर उसका क्यूब करेंगे। तो दोनों ही केसेस हमारे हाथ में है। हमको क्या बेस्ट लग रहा है, हमको यहाँ पे क्या बेस्ट लग रहा है कि क्या हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालेंगे और फिर उसका क्यूब करेंगे, या फिर 9 का क्यूब निकाल के उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये हम पे डिपेंड कर रहा है। तो मेरे लिए गाइस जो बेस्ट है वो ये वाला केस है। अभी बताओ, मैं 9 का क्यूब निकालूं, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। ये एग्जांपल भी दिया था मैंने थोड़ी देर पहले ही। और फिर आप 729 का स्क्वायर रूट निकालने जाओगे, 27 आएगा, तो वो चैलेंजिंग दिख रहा है, राइट? तो इजी क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट, क्योंकि हम 9 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहां से इसका आंसर आएगा 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3, और 3 का क्यूब है, ऊपर क्यूब बचा हुआ है, और 3 3 जा 9 3 जा 27। हो गया खत्म, इतना ही है आंसर। ठीक है, सब देखने में खाली थोड़ा सा भयानक है, पर इतना कुछ चैलेंजिंग इसमें होने वाला है नहीं। 1.6 No guys, this is not exercise 1.6, this is exercise 1.5 as per new textbook. Okay, old textbook के हिसाब से ये 1.6 है। So we will जो भी है करते रहते हैं, बाद में देखेंगे। बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज जरूर होने वाले हैं जिनके पास ओल्ड टेक्स्ट बुक्स है, बट गाइस उसमें एक एक्सरसाइज उड़ा दिया गया था और हम लोग ने उसको कंसिडर इसके लिए नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं थी उसकी। ओके, अब आते हैं गाइस हम 2nd क्वेश्चन पे। सो मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ आपके लिए, 9 to the power 3/2 विल बी इक्वल टू 27 आएगा इसका आंसर। ओके, अब 2nd पे आते हैं। 2nd क्वेश्चन क्या है हमारा, 32 to the power
32 टू द पावर 2/5। देखो गाइस पूरा जो सेकंड सेक्शन है ना आपका, वो क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारे 7th लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की, ये 7th नहीं है, मैंने अपनी तरफ से उसको 7th बना दिया है। मेन तो 4 ये हैं, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बताया है। अब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है गाइस कि फिफ्थ रूट ऑफ 32, ओके, फिफ्थ रूट, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है और पूरी चीज का स्क्वायर है। इसका मीनिंग है ये बात। इतना ही नहीं मालूम रहता है बहुत सारे बच्चे लोगों को, कुछ लोग करना तो सीख जाते हैं बट आइडिया एकदम इतना गहराई में नहीं छुपा रहता उनके जहन में। तो गाइस यहां से और एक केस क्या हो सकता था, देखो दोनों केस लिख देता हूं मैं। चलो 32 का स्क्वायर होगा और जो भी उसका आंसर आएगा फिर हम उसका फिफ्थ रूट निकालेंगे। अब बताओ, आप 32 का स्क्वायर निकालोगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 32, और फिर एक बड़ा सा आंसर आएगा, फिर उसको फैक्टराइज करके उसका फिफ्थ रूट निकालोगे। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई है। हमको पता है 32 का स्क्वायर रूट हम फिफ्थ रूट पहले निकाल सकते हैं, और जिसका आंसर 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर हम 4 लिख देंगे फटाक से। समझ गए? सो यहां पे हम 32 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, और 5 5 की जो जोड़ी बन रही है गाइस हमारी, 5 की 5 है ना, 5 टाइम्स 2 है। तो हम इसको कैसे यहां से सॉल्व करेंगे गाइस, ये वाला यूज करेंगे। ये चीजें मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि ऐसे वाले की जरूरत पड़ेगी तो वो बता दूंगा मैं। सो गाइस यहां से हमारा हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 5 टाइम्स का स्क्वायर। तो फिफ्थ रूट आ गया 2, हाँ 2 आ गया, 2 का स्क्वायर यानी इज इक्वल टू 4। ये किसका आंसर था तुम्हारे? 32 के पावर में 2/5 इज इक्वल टू, भाई इसका आंसर 4 आएगा ऐसे। ठीक है, फिफ्थ रूट निकालेंगे 32 का तो 2 आ जाएगा। अब है ना, पावर में इधर स्क्वायर था पहले से ही, वो स्क्वायर के बदले हम स्क्वायर लिख देंगे और 2 2 जा 4 हो जाएगा। और इसी के साथ गाइस आपके सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 के सेकंड क्वेश्चन का मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आओ तीसरे वाले के चक्कर में पढ़ते हैं। तीसरा वाला भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा वाला है आपका 16 के पावर में 3/4। 16 के पावर में 3/4। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है गाइस 16 का फोर्थ रूट, ओके, क्यों? क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में 4 है, और इस पूरी चीज का जो आंसर आएगा उसका हम क्यूब कर देंगे। या फिर सेकंड तरीका क्या है, 16 का क्यूब कर देते हैं और फिर पूरी चीज का फोर्थ रूट निकालते हैं। अब बताओ, आप 16 का पहले क्यूब करने के चक्कर में क्यों पढ़ोगे? 16 इंटू 16 इंटू 16, फिर जो आंसर आएगा उसका एक लंबा सा फैक्टराइजेशन करके फिर फोर्थ रूट निकालोगे। सो हम ये वाले मेथड को पहले प्रीफर करेंगे, पहले उसका डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में जो रूट बन रहा है हम उसको निकालेंगे। सो 16 का फोर्थ रूट क्या होगा? 4 की जोड़ी निकालेंगे, 4 की जोड़ी बना देंगे 16 को फैक्टराइज करके। 2 8 2 2 सॉरी 4 2 2 2 1। अभी तो बड़ा इजी एग्जांपल्स आ रहा है गाइस, अभी मैं क्या बोलूं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वही मैं भी कर दे रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा? फोर्थ रूट ऑफ 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और पूरी चीज का हमको क्यूब करना है। ओके, सो ये हो जाएगा आपका फोर्थ रूट इसका, यानी 4 की जोड़ी निकालेंगे 2 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 आंसर का। 2 2 4 2 8। सो हम क्या लिख सकते हैं? 16 टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू 8। और गाइस इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। यहाँ पे जल्दी से बोर्ड में आ रहा है ना। अब आते हैं गाइस हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ पे कर देता हूं, ये स्पेस। चलो फोर्थ क्वेश्चन को वहां साइड में कर लेते हैं, ठीक है। इनका फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बाद में हम मिटाएंगे नहीं। फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं क्योंकि फिर एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें। ऐसे में गाइस अनगिनत क्वेश्चंस आपको दे सकता हूं और आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। अब गाइस नेगेटिव वाला केस बहुत मस्त वाला आया है। देखो 125 के पावर में नेगेटिव ऑफ 1/3 है। नेगेटिव है गाइस, अगर हम ना उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ना तो गाइस वो पावर ऑटोमेटिकली प्लस में जाता है। मैं इस चीज को शायद कम एक्सप्लेन कर पाया हूं। मैंने बोला था ना ये कुछ पूरा नहीं है, इसमें और भी अभी नेगेटिव वगैरह का ना काफी तामझाम है। तो जरा नेगेटिव वाला केस देख लो। अगर a के पावर में -m है ना, तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा इधर लिखता हूं। अगर a के पावर में -m है ना गाइस, तो मैं इसी चीज को ना 1/a टू द पावर, अगर मैं इस पूरी चीज को नीचे ला दूंगा तो मेरा पावर प्लस में हो जाए
जाएगा, क्योंकि आपके पास नेगेटिव पावर्स का आंसर निकालने का कोई तरीका नहीं है। आपको किसी तरह नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में करना ही करना है इस धरती पे। सो गाइज यही बात यहाँ पे भी आई है। देखो ये क्या है, a टू द पावर -1/m है। तो मैं अगर इस पूरी चीज को नीचे ले लूं 1/a टू द पावर 1/m ले लूं, तो जाहिर सी बात है पावर का साइन हमेशा चेंज हो जाता है गाइज, और पावर प्लस हो जाएगी। यानी यहाँ पे ये केस क्या हो जाएगा, 1/125 के पावर में 1/3। अब देखो गाइज पावर प्लस में हो गई, और जब पावर प्लस में होगा तभी हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के आंसर निकाल सकते हैं, हमको तभी शऊर और ज्ञान होगा। अब देखो ये 1/3 है, ये देखो ये 1/3 क्या होता है पावर में, क्यूब रूट इसका 125 का क्यूब रूट निकालेंगे हम 125 525 5 5 5 1, तो ये हो जाएगा गाइज 1/1 क्यूब रूट ऑफ 125। ओके, इसका मतलब क्यूब रूट होता है, तो ये हो जाएगा 1/ क्यूब रूट ऑफ 125 का क्या आया है फैक्टर्स 5 × 5 × 5, 3 बार के बदले हम एक बार ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, स्क्वायर रूट के बाहर लिख देंगे। सो ये हो जाएगा गाइज 1/125। ठीक है, चलो मेन फैक्टर को लिखते हैं 125 के पावर में -1/3 का ही तो आंसर आ रहा है। ये क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा गाइस। ठीक है, और इसी चीज को गाइस ना मैं 5 टू द पावर -1 भी लिख सकता हूं। देखो a टू द पावर -m का क्या मतलब है कि 1/8। 1 वाले केस को देख लेते हैं, चलो a टू द पावर -1 है तो हम इसको 1/a लिख सकते हैं। देखो ये प्लस हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे 1 दिख रहा नहीं है ना, तो आपको कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लागू हो रही है। देखो -m था, नीचे लिख दिया तो +m हो गया, यहाँ पे -1 है, नीचे लिख दिया तो +1 हो गया, लेकिन 1 पावर में लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, ये तो अनाड़ी लोग को बताना पड़ता है ऐसा, समझे। तो वही केस यहाँ पे हो रहा है गाइस, 1/5 आया है मेरा आंसर, और 1/5 को अगर मैं ऊपर लिखना चाहूंगा तो अब देखो गाइस, अगर ये 1/a है, मेरे को इसको ऊपर लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर -1 हो जाएगा। इस पे कोई आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गाइस। और एक्सरसाइज 1.5 के सेकंड वाले का चारों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सामने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने लिखा नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ और आपके सामने लाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.5 का, जिसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन और हैं। ओके चलो गाइस, थैंक्स। तो गाइस देख रहे हो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और गोल्ड है, बोलते हैं ना सोना है ये चैप्टर। इसके बिना कोई भी बच्चा क्लास 11th और 12th में साइंस लेना असंभव है उसके लिए कुछ भी समझ पाना, क्योंकि 99 नहीं 100% क्वेश्चंस में ये बातें छुपी हुई होंगी पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स वाली। चाहे फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल हो, चाहे मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो, ये जो बातें हैं ये उसमें इनडायरेक्टली छुपी हुई होंगी। तब आपको ये सब छोटी मोटी बातें वहां पे कोई नहीं बता रहा होगा, तब वहां पे चीजें तूफान लेवल पे चल रही होंगी और आप जिंदगी की रेस में पीछे छूटते हुए चले जाओगे। सो इसके लिए इसको बहुत ही गहराई से देख लो। अभी अब क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, सिंप्लीफाई टर्म यूज किया है वो लोग ने, सिंप्लीफाई। ओके वही बात है, इसको सॉल्व करो, इजी करो और सिंपल कर दो। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस हमारे इंपॉर्टेंट वाले जो 1 2 3 4 ये जो बेसिक लॉस थे हमारे, इनके ऊपर वाले क्वेश्चन है। आई होप सो गाइस आप समझ रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन इन दोनों प्रॉपर्टीज पे था, सेकंड वाले में 4 क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे था, और अभी जो थर्ड वाले में 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे है, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे। मैं तो बोलता हूँ ऐसे 20-20 क्वेश्चन इन लोगों को कम से कम देना चाहिए था, तो आपका आइडिया क्लियर हो गया था। लेकिन नहीं, ये लोग बोल रहे हैं सब तो हल्की फुल्की चीज है। ये लोग ने सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है। फ्यूचर में जब हम लाइव आएंगे तो हर एक टॉपिक पे 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आइडिया को हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है सिंप्लीफाई में गाइस, 2 टू द पावर, देखो यहाँ पे गाइस मैं टेक्स्ट बुक ही प्रीफर कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का क्या है क्वेश्चन आपका, 2 टू द पावर 2/3। ओके 2 टू द पावर 2/3, 2 टू द पावर 1/5। ओके 2 टू द पावर 1/5। ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे डॉट लगाएगा। इस धीरे जैसे जैसे आप बड़ा होगे आपका जो प्रोडक्ट का जो साइन है ना वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, और ये क्या था गाइस 1/5 था। ओके अब गाइस आप लोग ध्यान दे रहे रहोगे तो ये हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि बेस अगर सेम है, मल्टीप्लाई में है, ये डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, बेस अगर सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या खासियत है कि पावर इंटीजर्स ना होके फ्रैक्शन में है। ओके सो कुछ भी घबराने की जरूरत हमको नहीं है। ये क्या हो जाएगा, तो हमको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन करनी होगी गाइस, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये बात आपको पहले लिखना होगा आंसर निकालने से पहले, ताकि आप सामने वाले को थोड़ा सा जस्टिफाई कर सको।
अब क्या सिंपल है, 2 टू द पावर 2/3 के पावर में 1/5, ओके, इज इक्वल टू लगाते चलते हैं। तो फिर गाइस ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैं चाहता नहीं हूँ कि कुछ भी मिटाना पड़े, तो आप लोग प्लीज ऐसा मत करना, आपको एकदम बैक टू बैक इसके नीचे ही लिखना है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर, है ना। अब पावर में दोनों फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऐड कैसे करना है बचपन से सीखे हुए, एलसीएम ले लेंगे, 5 3 15 हो जाएगा एलसीएम, 3 5 2 5 10 प्लस 5 3 1 3 3 और ये फाइनली हो जाएगा 2 टू द पावर 13/15। ठीक है। अब गाइस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 के पावर में 13 होगा और फिर जो भी आंसर आएगा उसका हम 15th रूट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सो सॉल्व करने लायक है नहीं, तो आप इसको और आगे लेके जाओगे नहीं, क्योंकि और आगे लेके जाओगे तो मुसीबत आपकी बढ़ जाएगी। तो मुझको लगता है ये आंसर यहीं तक हमको छोड़ देना है, मल्टीप्लाई बाय 1/5, 2/3 था, शिट गाइस, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ओके, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 था। सो इसका जो मेन आंसर, ये आपको बार बार अलग से लिखना पड़ेगा गाइस, इसके लिए थोड़ा बहुत एरर मैं कर दे रहा हूँ अननेसेसरी वाला। ओके, तो ये गाइस इसके पावर में है, बात ध्यान रहे, ये स्टेप यहाँ से ऐसे आया है, फिर ये आपका लास्ट स्टेप है, मेन आंसर है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा पुअर कर दिया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, फर्स्ट लाइन ये है 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1/5 है। ओके, सो हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, पावर को ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो बेस सेम है, पावर में क्या फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन के लिए हम 5 3 15 एलसीएम ले लेंगे, 3 5 2 5 10 5 3 1 3 3 13/15 आ गया, और ये हमारे फर्स्ट वाले का आंसर है। जरा सेकंड वाले की तरफ आते हैं गाइस। सेकंड वाला केस देखो कौन सा है, सेकंड वाले केस में है आपका 1/3 टू द पावर 3 यानी 3 क्यूब और टोटल के पावर में 7। अब गाइस जरा ध्यान दो, इधर 1 के पावर में, पूरे ब्रैकेट के पावर में अगर 7 है ना गाइस, तो ये जो न्यूमरेटर में नंबर है ना उसके भी पावर में 7 होगा, बट कोइंसिडेंटली यहाँ पे 1 है और 1 के पावर में 7 का आंसर भी 1 आएगा। सो पहले इसका मीनिंग क्या होता है, और ये किसकी तरह है, ये किसकी तरह हो जा रहा है देख लो पहले, ये ब्रैकेट जब खुलेगा गाइस ना तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर 7 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 क्यूब पहले से ही था और ये 7 का मल्टीप्लाई उसमें भी हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 1 ही हो जाएगा, 1 का आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो 1 आएगा आंसर। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है गाइस, a टू द पावर समथिंग के भी पावर में समथिंग, a टू द पावर m के पावर में भी n, यानी पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 के पावर में 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 1/3 के पावर में 21। ओके, 7 3 21 और ये आपका इसका आंसर आ जाएगा गाइस यहाँ पे जो आया है। और आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम ऐसा मेंशन करते चलोगे जब भी आप प्रॉपर्टी यूज करोगे, क्या कि a टू द पावर m के पावर में n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, या साथ में लिख दो, प्रोडक्ट है, डॉट लगा दोगे तो भी समझ में आएगा, mn लिख दोगे तो भी समझ में आएगा। इसको और कैसे लिख सकते थे गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं साथ में, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर -21। ओके, ये आपको मालूम है ना, बेस पावर में अगर हम पावर का साइन चेंज कर देंगे तो उसको ऊपर से नीचे कर सकते हैं। अब ये नीचे है, प्लस में है पावर, पूरी चीज ऊपर चली जाएगी तो पावर माइनस में हो जाएगा। तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा था गाइस, जो गोल्डन क्लॉज है इस पूरे टॉपिक में, भले आपके एग्जाम में आए या नहीं आए ये चीज। तो मैं अब इसका फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, 1/3 क्यूब के पावर में 7 इज इक्वल टू एक्चुअली 1/3 टू द पावर 21। ओके, नेगेटिव में आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। और फाइनली गाइस हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं, देख रहे हो ना, एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा लोग ने ना फ्रैक्शन वगैरह डाल के सिचुएशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की कोशिश की है आपके लिए। अब गाइस यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आया है, क्या 11 के पावर में हाफ अपॉन 11 के पावर में 1/4। अब देखो गाइस ये कौन सी प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है आपका, ये वाली प्रॉपर्टी से कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। सेम भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बेस सेम है, पावर भी सेम होता तो काट देते थे ना हम सीधा इनको। सो हम यहाँ पे अब सेकंड प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, क्या कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, 11 टू द पावर हाफ माइनस 1/4। ओके, ये वाला पावर ऊपर जाएगा तो ऐसा होगा, ये वाला अगर नीचे लाना था तो 1/11 के पावर में 1/4 माइनस 1/2 लिखना पड़ता था, जिसकी जरूरत नहीं है। सो गाइस हाँ, अब यहाँ पे हम बेसिक अलजेब्रा फिर से एलसीएम लगाएंगे। 11 के पावर में 2 और 4 का एलसीएम 4 है, 2 2 जा
1 2 2, 4 1 1 1 सो ये हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी गाइस ऐसे नहीं लिखेंगे हम, है ना, ये तो पावर में आ रही है पूरी चीज। सो हम यहाँ पे ऐसे साइड में लिख देंगे 11 के पावर में 1 अपॉन 4, और इसी का मतलब ऐसा होता है गाइस, देखो ये सब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो लास्ट में आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। मेन आंसर जो है मैं आपको 4th रूट ऑफ 11 है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है 11 का 4th रूट है ये, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन 4, दूर लिख दिया था थोड़ा सा। ओके गाइस, तो फाइनली मैं मेन आंसर कैसे लिखूंगा, तो प्लीज चेक इफ दिस इज कमिंग और नॉट गाइस। ओके, 11 टू द पावर हाफ यानी 11 का स्क्वायर रूट और 11 टू द पावर का 4th रूट जो होगा, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में गिवन होगा, सो इसका आंसर आपका आने वाला है क्या, ये आंसर लिखेंगे गाइस हम 11 के पावर में 1 अपॉन 4, एंड फाइनली दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन दैट इज गिवन इनटू द टेक्स्ट बुक में यही गिवन है। सो गाइस यहाँ पे ये थोड़ा सा ना थोड़ा समझ के चलो, ये 11 यहाँ है इसके साथ, ये स्टेप से ये, फिर ये आंसर यहीं तक है, एक्चुअली हमको यहीं तक करना है सब कुछ, ये आपको एक्स्ट्रा मतलब खून में डालने के लिए एक और टॉपिक पॉइंट डाल दे रहा हूं मैं। और गाइस फाइनली हमारा 4th क्वेश्चन क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं, और हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही थी गाइस, ये वाली, ओके। सेकंड वाले में ये वाली प्रॉपर्टी गाइस यूज हो रही है a टू द पावर m, और थर्ड वाले में गाइस ये नेगेटिव वाली, तो कौन सी प्रॉपर्टी बच गई, ये वाली कि बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। देखना वैसे ही कुछ क्वेश्चन आएगा आपके सामने, और बिल्कुल वैसा ही है, देखो 7 के पावर में हाफ, 7 के पावर में 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 8 के पावर में 1 अपॉन 2। ओके गाइज, आई एम एक थोड़ी सी आपसे बात बताना मैं भूल जाता हूँ, अगर कुछ छोटा मोटा मैथमेटिकल एरर हो जाए तो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट, कभी कभी प्लस माइनस करने में कुछ ना कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी हो जाती है, ओके। सो प्लीज आप उसको कंसिडर कर लेना, इतना तो आप टैलेंटेड बच्चे रहोगे ही। सो गाइज यहाँ पे अब हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देख रहे हो बेस सेम है, और सॉरी बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है ना, तो हम ये प्रॉपर्टी पहले लिख देंगे, क्या, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m विल बी इक्वल टू a इंटू b, और पूरे के पावर में m लगा देंगे हम ऐसे, और फाइनली क्या हो जाएगा गाइज 7 इंटू 8 और पावर में 1 अपॉन 2 यानी स्क्वायर रूट होता है गाइज, और 7 8 जा 56 के पावर में हाफ, ओके। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 56। सो गाइज आपके स्कूल में इतना ही आंसर लोग एक्सपेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, इतना ही उनका स्टैंडर्ड्स है जहां तक वो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो फाइनली हम एक और लाइन में आंसर अच्छे से लिख देंगे, 8 के पावर में हाफ विल बी इक्वल टू व्हाट, ये मल्टीप्लाई है याद रखना, डॉट लगा देंगे तो भी चलेगा, ये हो जाएगा 56 टू द पावर हाफ, ओके। और गाइज यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 1.5 ही नहीं खत्म हो रहा है, बल्कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th का मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम का सारा एक्सरसाइज मैंने अच्छे से करा दिया है। लास्ट ईयर इस बार नई टेक्स्ट बुक आई है गाइज, ये उसके रेस्पेक्ट में है, एक एक्सरसाइज उड़ा दिया गया है जिसकी वजह से एक्सरसाइज नंबर्स में ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसके लिए हमने अपने थंबनेल पे और यहाँ पे सेशन में लिख रखा है 2023-24, क्योंकि ये उस टेक्स्ट बुक के रेस्पेक्ट में है जो यहाँ पे डिजाइन की गई है, ठीक है गाइज। आई होप सो गाइज पूरा चैप्टर काफी लेंदी था बट काफी एंटरटेनिंग, और हर एक टॉपिक को बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, न्यूमेरिकल से पहले टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ऐसे ही लगातार गाइस 9th और 10th का पूरा मैथमेटिक्स ना धीरे धीरे अपलोड कर देंगे आपके सामने हाईली एक्सप्लेन्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ में। अभी हम नेक्स्ट आएंगे 10th के फर्स्ट चैप्टर पे, और फिर 9th का सेकंड चैप्टर, और सो ऑन हमारा ये प्रोग्रेस चलता जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं इनको रिपीट करें, बार बार प्रैक्टिस कर लें, ताकि आगे उनको सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि सारी चीजें यहीं से कनेक्टेड हैं, इसी के लिए इनको फर्स्ट चैप्टर में रखा गया है, ठीक है गाइस। फिर थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, एंड अगर सब कुछ अच्छा लग रहा हो गाइस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके आगे भी शेयर कर दिया करो, कुछ अच्छे कमेंट्स वगैरह करके मेरा हौसला बुलंद कर सकते हो आप लोग। ओके गाइस, मिलते हैं फिर से बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।